हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन। गाइस, आज के सेशन में हम लोग असेसमेंट और इवैल्यूएशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। और इससे प्रीवियस सेशन में हम लोग असेसमेंट और बिहेवियरल असेसमेंट, पर्पस ऑफ असेसमेंट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं गाइस। तो आज का जो सेशन है गाइस, स्टार्ट करते हैं। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन प्रेजेंटेड बाय मी, रेनू उपल। यदि आपको ये वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें रूट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन। तो सबसे पहले हम लोग गाइस देखते हैं कि असेसमेंट क्या होता है, आंकलन क्या होता है। असेसमेंट का हम लोग कह सकते हैं कि इट इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस। ओके, इट इज वी कैन से कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, जहाँ पे हम लोग सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं और टू नो द करंट परफॉर्मेंस लेवल ऑफ द पर्सन, जहाँ पे हम क्या करते हैं, व्यक्ति का, जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, उसका वर्तमान स्तर जानने का प्रयास करते हैं। असेसमेंट सिर्फ एक ही बार नहीं होता, वन टाइम प्रोसेस ना होकर इट इज ऑन गोइंग, लगातार चलती रहती है प्रोसेस। जानते रहते हैं कि बच्चे का परफॉर्मेंस लेवल क्या है, पहले से इम्प्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे जैसे टाइम में बीतता जाएगा, परफॉर्मेंस लेवल भी चेंज होता चला जाएगा। तो इसीलिए उसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली जो है वो असेसमेंट करते रहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। अब ये कलेक्ट करके करोगे क्या, तो उसको हम लोग इस टेक्निकल डेफिनेशन के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि मीनिंग क्या होता है असेसमेंट का। असेसमेंट में गाइस, ये तीन टर्म जो है आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सिस्टमेटिकली कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन और इंटरप्रिटेशन। हम सूचनाओं को प्रॉपर तरीके से जो है वो इकट्ठा करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ असेसमेंट टूल्स के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से, टेस्टिंग करके, ठीक है, केस हिस्ट्री के माध्यम से, बच्चे को डायरेक्टली ऑब्जर्व करके, ठीक है, सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं। इस इकट्ठा करने की प्रोसेस में क्या होता है, कई बार कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी भी आ जाती है जो अनवांटेड है या जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है। तो हमें क्या करना होता है, उन अनवांटेड इन्फॉर्मेशन को अलग करके हम जो वांटेड है या जो जरूरी इन्फॉर्मेशन है उनको हमें प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करने की आवश्यकता है। और फिर इस ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, इंटरप्रिटेट करेंगे, उन इन्फॉर्मेशन को विश्लेषित कर करके देखेंगे, ताकि उस विश्लेषण के द्वारा जो रिजल्ट निकलेगा, जो परिणाम निकलेगा, उससे हम कोई निर्णय ले सके उस व्यक्ति के बारे में, उस लर्नर के बारे में, और उसकी प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व कर सके। तो ये तीन टर्म्स जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना और इंटरप्रिटेट करना। यदि आप इन तीन टर्म्स के साथ में करंट परफॉर्मेंस लेवल को याद रखते हैं तो आप असेसमेंट को बहुत ही अच्छे से जो है वो एक्सप्लेन कर पाएंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड की टाइप्स क्या होते हैं या एरियाज ऑफ असेसमेंट आप क्या किसे कहेंगे। तो बहुत ही आसान सा तरीका गाइस इसे एक्सप्लेन करने का बताऊंगी। वैसे तो ये अपने आप में एक एक टॉपिक है, ब्रॉड टॉपिक है। तो लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं आपको सेंसिटाइज करवा रही हूँ कि ये होते क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि बिहेवियरल असेसमेंट की हमने ऊपर पूरा एक सेशन हमने किया है, तो इसी तरह से बाकी जितने भी टाइप्स हैं, एरियाज हैं असेसमेंट के, उनको भी हम लोग वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ मैं आपको सिर्फ नाम के द्वारा, सिर्फ टॉपिक के द्वारा आप किस तरह से इसका अर्थ निकाल सकते हैं उसको बताने का प्रयास कर रही हूँ गाइस। कि असेसमेंट तो हमें पता चल गया कि करंट लेवल होता है। तो जब क्लिनिकल की या मेडिकल की बात आती है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बच्चे का या लर्नर का फिजिकल हेल्थ का, शारीरिक स्वास्थ्य का, जब हम वर्तमान स्तर जानते हैं, करंट लेवल जानते हैं, तो उसे हम लोग क्लिनिकल असेसमेंट कहेंगे। ठीक है, जो डिफरेंट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो हैं, डिफरेंट टाइप के लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, डिफरेंट टाइप के टेस्ट करके, डिफरेंट टाइप के बच्चे को ऑब्जर्व करके, है ना, तो क्या करते हैं, उसका शारीरिक स्वास्थ्य का जो है वो वर्तमान स्तर जानते हैं। जब हम बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य का, मानसिक स्तर का, सॉरी, स्वास्थ्य नहीं, मानसिक स्तर का, मेंटल लेवल का जब हम वर्तमान स्तर जानते हैं, जिसमें स्पेसिफिकली आईक्यू टेस्टिंग जो हम लोग करते हैं, लेवल क्या है बच्चे का, तो वो आपका होता है साइकोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक आंकलन। ठीक है, जब हम बच्चे के व्यवहार का वर्तमान स्तर जानते हैं, वेदर वो स्किल बिहेवियर हो या प्रॉब्लम बिहेवियर हो, तो उसे हम लोग व्यवहारिक आंकलन कहेंगे। जब हम बच्चे के शैक्षणिक स्तर का वर्तमान स्तर जानते हैं, सीआरटी, एनआरटी टेस्ट के माध्यम से, बच्चे की शिक्षा में, बच्चा किस कक्षा में है, उसके अकॉर्डिंग उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उसके उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शैक्षणिक आंकलन बोलेंगे। जब हम किसी करिकुलम को बेस्ड बना के, किसी पर्टिकुलर क्लास के पाठ्यक्रम को बेस बना करके
जब बच्चे का आंकलन करते हैं, वर्तमान स्तर जानते हैं, तो उसे पाठ्यक्रम आधारित आंकलन कहते हैं। और जब हम बच्चे के डेली लाइफ में जो भी वो परफॉर्म करता है, डेली लाइफ में जो किस प्रकार से कोप अप करता है, क्या उसके कार्यात्मक स्तर है, क्रियाएं करने का स्तर है, उसमें के आधार पर जब हम बच्चे का आंकलन करते हैं, जैसे कि एफएसीपी टूल जो हम लोग यूज करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग फंक्शनल असेसमेंट कहेंगे। तो इस तरह से आप नाम से ही जो है आप इनके अर्थ जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्यों गाइस? क्योंकि हम इन सारे टॉपिक्स को, इन सारे एरियाज को हम लोग प्रैक्टिकली यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे एरियाज के ऊपर आपका पूरा पूरा प्रैक्टिकल जो है वो कहीं ना कहीं बेस्ड है। तो ये थे गाइस कुछ टाइप्स ऑफ असेसमेंट या एरियाज ऑफ असेसमेंट। नाउ मूव टू द इवैल्यूएशन, मूल्यांकन जिसे कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है, क्योंकि इनके बीच में अंतर जानने से पहले इनका अर्थ जानना जो है वो बहुत जरूरी है। तो असेसमेंट हमने जाना। नो, इवैल्यूएशन क्या होता है? इवैल्यूएशन गाइस कहते हैं कि इट इज अ थॉटफुल प्रोसेस। ये एक थॉटफुल, जो चलते फिरते लेमैन में हम लोग इवैल्यूएशन नहीं कर सकते। इवैल्यूएशन के लिए बच्चे का वर्तमान स्तर होना आपके पास में बहुत जरूरी है। भाई, ये वर्तमान स्तर की क्या जरूरत है इवैल्यूएशन करते समय? क्यों जरूरत है? क्योंकि आपको यहाँ पे एक कंपैरिजन करना होगा। वो कंपैरिजन क्या करना पड़ेगा कि द वे थिंग्स आर टू द वे थिंग्स शुड बी। चीजें कैसी हैं और चीजें कैसी होनी चाहिए, इन दोनों के बीच में जो कंपैरिजन होता है उसी को ही इवैल्यूएशन कहते हैं। तो जब कंपैरिजन आपको करना है, किसी के बीच में तुलना करना है, स्ट्रेंथ वीकनेस को जानना है, या फिर इम्प्रूवमेंट कितनी हुई है, कितना गोल अचीव हुआ है, पहले से ज्यादा इम्प्रूवमेंट है, क्या क्या कमी रह गई है, ये सारी चीजें जानने के लिए गाइस कॉग्निशन की जरूरत होगी। कॉग्निटिव प्रोसेस है, इसीलिए से हम लोग क्या बोल रहे हैं, थॉटफुल प्रोसेस है, विचारशील, विचार करना होगा आपको। ठीक है, तो कंपेयर, इवैल्यूएशन मीन्स कंपेयर। तो अभी कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा कि भाई ये कंपेयर कैसे होता है, क्या कंपैरिजन होता है? तो यहाँ जो कंपैरिजन किया जा रहा है गाइस, वो दो चीजों में कंपैरिजन किया जा रहा है। क्या स्टैंडर्ड है और क्या बिहेवियर है, और क्या इनके बीच में डिस्क्रिपेंसी है। इसे गाइस इवैल्यूएशन मॉडल भी बोला जाता है। कि कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट टू अ प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया। हमारे बच्चे की अब परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है, ले और हमने मान के क्या चला था कि क्या होनी चाहिए, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, तुलना है, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इवैल्यूएशन बोलते हैं, मूल्यांकन बोलते हैं। हम सब जानते हैं, जब भी हम बच्चे को कोई चीज सिखाते हैं तो हम क्या समझते हैं कि बच्चा 100% उस चीज को सीख लेगा। मैंने एक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बच्चे का बनाया कि बच्चा जो है वो 10 तक काउंटिंग जो है वो सीख जाएगा 3 महीने में, है ना। बच्चा अपना नाम लिखना जो है वो सीख जाएगा। बच्चा 5 तक टेबल या पहाड़े याद कर लेगा। ये मैंने कुछ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं। लेकिन क्या ऐसा होता है कि जब आप सिखाते हो तो सारा कुछ जैसा आपने सोचा है वैसा ही हो जाता है? नहीं होता है ना। कुछ चीजें सीख जाता है और कुछ नहीं भी सीख जाता है, कुछ कमी रह जाती है जैसा हम मान के चल रहे हैं। तो अब यहाँ पे गाइस ये टेक्निकल टर्म्स है दोनों, स्टैंडर्ड, बिहेवियर एंड डिस्क्रिपेंसी। इसी एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये स्टैंडर्ड क्या होता है। स्टैंडर्ड मींस गाइस, जो हमारा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है, जो हम मान के चले हैं कि बच्चा इतने समय में ये चीज सीख लेगा। ओके, सॉरी। तो हम क्या मान के चले हैं कि बच्चा 1 से 10 तक गिनती जो है वो 3 महीने में, या जो हमारा आईपी का गोल है 3 महीने के अंदर जो है वो सीख जाए। ये हम मान के चले, दिस इज स्टैंडर्ड, दिस इज प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया। क्लियर? लेकिन होता क्या है, जब आप 3 महीने तक डिफरेंट टीचिंग स्ट्रैटेजी, डिफरेंट टीचिंग लर्निंग मटेरियल का उपयोग करते हुए बच्चे को सिखाते हैं, तो फिर जाकर के आप इवैल्यूएशन करोगे। तो जब आप इवैल्यूएशन करते हो तो आप क्या देखते हो, क्या बिहेवियर आया, क्या उसका वर्तमान स्तर आया उस समय पे। तब आप देखते हो कि हम तो सोच के चले थे कि बच्चा 10 तक सीख लेगा, लेकिन बच्चा तो 7 तक ही सीख कर पा रहा है ना। 8, 9 और 10, ये जो 3 नंबर है, ये बच्चा कभी कभी कर लेता है, कभी कभी भूल जाता है ना। प्रॉपर वे में आप इसको नहीं मान के चल सकते कि उसको ये तीनों चीजें आ गई है। तो ये क्या रह गया गाइस, 3 नंबर, 8, 9 एंड 10, ये रह गई गाइस आपकी डिस्क्रिपेंसी, जिसे हम लोग बोलते हैं कमी। हम जो मान के चले थे कि 10 तक नंबर सीख लेगा, और हुआ क्या एक्चुअल में, 7 तक के नंबर सीखा, कमी कहाँ रह गई है, 8, 9 और 10 की। दिस इज डिफरेंस। तो आई होप कि क्लियर हो गए तीनों टर्म्स। स्टैंडर्ड, जो हम मान के चले हैं 10 तक नंबर, बिहेवियर, जो एक्चुअल में बच्चा परफॉर्म कर पाया 7 तक नंबर, और डिस्क्रिपेंसी, जो कमी रह गई है, जो नहीं सीख पाया प्रॉपर वे में, दैट इज डिस्क्रिपेंसी। अब ये डिस्क्रिपेंसी निकालने की क्या जरूरत पड़ गई भाई हमारे को, हम क्यों निकाले इसको? ये डिस्क्रिपेंसी आपको नेक्स्ट गोल सिलेक्ट करने में मदद करने जा रही है।
हमारी, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस तो लगातार चलती जाएगी, असेसमेंट कंटिन्यूस चलता चला जाएगा। तो आपका ये जो डिस्क्रिपेंसी थी 7 8 9 की, सॉरी 8 9 10 3 नंबर की, ये आपको अगले गोल में आपको ऑब्जेक्टिव, देखिए दो सिचुएशन होगी। अगर बच्चा 10 में से 10 सीख गया तो आपका अगला ऑब्जेक्टिव क्या होगा, 11 से 15 होगा, है ना। लेकिन अगर डिस्क्रिपेंसी आ गई कि 8 9 10 नहीं सीख पाए, तो अब अगला नंबर 11 से 15 नहीं होगा, अगला नंबर क्या होगा, 7 से लेकर के 12 तक हो सकता है, 13 तक हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि बच्चे का लेवल हम ये मान के चल रहे हैं कि बच्चा इतने समय में यही 4 5 नंबर ही जो है वो सीख पाएगा। तो आपको इस डिस्क्रिपेंसी ने ये बताया कि वो जो बच्चा प्रॉपर वे में नहीं सीख पाए, उनको आपको अगले ऑब्जेक्टिव में ऐड करना होगा, ताकि वो जो कमी रह गई है वो वहां पे पूरी हो जाए, और अब उनको भी जो है वो सीख पाए। ठीक है, तो दिस इज द कंपैरिजन इवैल्यूएशन मॉडल, standard, behavior, and discrepancy. I hope guys it clear होगा ना। Move to the types of evaluation. This is formative evaluation and summative evaluation. आपको सामने दिखाई दे रहा है कि formative evaluation मतलब थ्रू आउट, लगातार चलता रहेगा। For, है ना, assessment for learning आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग आपका समेटिव इवैल्यूएशन होता है। गाइस, तो शायद आपने सुने भी होंगे, और या कुछ लोगों के लिए ये टर्म नए भी हो सकते हैं। असेसमेंट एज, ऑफ एंड फॉर लर्निंग, ये आपका आपका अपकमिंग सेशन का टॉपिक रहेगा गाइस। इन तीनों टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि वो रिलेट कर रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि फॉर्मेटिव, ठीक है, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है वो आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहलाता है। थ्रू आउट लगातार चलता रहेगा, सीखने के लिए आप जो आंकलन कर रहे हैं, है ना, बीच बीच में से आप देखते रहेंगे कि बच्चा कैसा सीख रहा है। ओके, और समेटिव एट द एंड ऑफ, जब आपका प्रोग्राम, जितना इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम है, आईपी है, जब ऑफ हो गया, खत्म हो गया, अब आप इवेलुएट कर रहे हैं कि बच्चा कितना सीख पाया, आपका जो आईपी था वो कितना इफेक्टिव हुआ है, ये जानना जो है आपका समेटिव इवेल्युएशन का पार्ट होगा। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है फॉर्मेटिव मीन्स थ्रू आउट the program, और summative means at the end of the program. Formative means assessment for learning, for से यहां से समझिएगा, for assessment for learning, और summative assess end है ना, तो assessment ऑफ लर्निंग, जब ऑफ हो गया, खत्म हो गया। तो ये आपके दो टर्म्स का इस मैंने यहाँ रिलेट करने का प्रयास किया, आई होप क्लियर होंगे आपको। तो ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है गाइस, जब आप चीजों को रिलेट करके पढ़ते हैं तो उनको एक्सप्लेन करने में आपको मदद मिलती है। क्यों? क्योंकि जब आप वो टर्म्स पढ़ेंगे असेसमेंट एज ऑफ फॉर लर्निंग, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये तो फॉर्मेटिव, तो जब आप फॉर्मेटिव समेटिव आपको समझ में आ जाएगा, तो इनसे रिलेटेड टर्म आप वहां पे ऐड कर पाएंगे। इस तरह से आप अपनी नॉलेज को इंटीग्रेट करके जो है वो चीजों को और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो वो जो रटने वाली चीज है वो यहाँ पे आपकी खत्म हो जाएगी, तो आप चीजों को समझना शुरू हो जाएंगे। ओके, और वही मेन जो है इन सेशंस के द्वारा मेरा प्रयास रहता है। नाउ मूव टू द टाइप्स, कौन कौन से, जैसा बताया फॉर्मेटिव और समेटिव। फॉर्मेटिव जिसे हम लोग रचनात्मक मूल्यांकन या प्रथम मूल्यांकन भी कहते हैं, ड्यूरिंग द इंटरवेंशन प्रोग्राम जो हम लोग करते हैं, पीरियोडिक असेसमेंट भी कहते हैं, बीच बीच में से करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं ना, आपको फीडबैक देता है ये कि कैसा चल रहा है आपका प्रोग्राम, आपकी मेथड कैसी है, आपका मटेरियल कैसा है ना, बच्चों को लैंग्वेज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। एंड में जाकर के नहीं देखेंगे जब सारा प्रोग्राम खत्म हो गया, आप सुधारना चाहो तब भी नहीं सुधार पाओगे, है ना। लेकिन आप बीच बीच में से जब चीजों को देख लोगे, बीच बीच में से जब आप फॉर्मेटिव इवैल्यूएशंस के चेक करते रहोगे, अपने बच्चे को कोई पेपर पढ़ाया, उसमें से एक यूनिट पढ़ाई, टेस्ट ले लिया, आपको पता चल गया कि मैक्सिमम बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी लैंग्वेज, मेथड, मटेरियल सब ठीक है, बढ़िया चल रहा है, आप कंटिन्यू करिए एज इट इज। लेकिन आपको पता चला कि आपने यूनिट टेस्ट लिया और मैक्सिमम बच्चे 1 या 2 नंबर ही स्कोर कर पाए हैं पूरे 10 में से, तो इसका मतलब आपको रिव्यू करने की जरूरत है कि गड़बड़ कहाँ पर हो रही है। तो ये गाइस आपको तभी कर पाओगे जब आप पीरियोडिक जो है वो असेसमेंट करते रहोगे, या फॉर्मेटिव जो है इवैल्यूएशन करते रहोगे, जिसको आप जानते हो कि यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट, ओरल टेस्ट, प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, इन सब के माध्यम से जो है हम लोग करते रहते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं गाइस फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के, और मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये दोनों फॉर्मेटिव और समेटिव बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार इसके ऊपर एक लेंथी क्वेश्चंस भी आ जाता है, ऐसे टाइप क्वेश्चन भी आ जाता है, तो मैं इसको एक अलग से सेशन बना के इसको और डिटेल में आपको डिस्कस करने का प्रयास करूंगी। यहाँ सिर्फ हम लोग गाइस डिफरेंस समझना चाह रहे हैं दोनों में, असेसमेंट और इवैल्यूएशन में, तो इसलिए इनका दोनों का मीनिंग समझना जो है वो बहुत जरूरी है। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहे हैं हम लोग। तो समेटिव योगात्मक, योग करके, सबको जोड़ करके, अंतिम आखिरी जिसे हम लोग बोलते हैं संकलित, कई सारे नाम से हम इसको जानते हैं।
या दीर्घकालिक भी आप उसको बोल सकते हैं, उसको शॉर्ट टर्म भी बोल सकते हैं। तो देखिए कैसे टॉपिक और कंटेंट आपके रिलेट हो रहे हैं। तो इट इज ए लॉन्ग टर्म और फाइनल असेसमेंट आप इसे कह सकते हैं, कंडक्टेड आफ्टर ए कंपैरिजन, है ना, कंप्लीशन ऑफ यूनिट और पेपर इंस्ट्रक्शन जब कंप्लीट हो जाती है, इट इंडिकेट्स फाइनल डिग्री ऑफ लर्निंग और अचीवमेंट। ये बच्चे की अचीवमेंट को जो है वो इंडिकेट कर रही है, बच्चे की डिग्री की बात कर रही है ना, बच्चे की उपलब्धि की बात कर रही है, ये बात कर रही है कि आपका प्रोग्राम कितना इफेक्टिव रहा है, कितना बच्चा सीख पाया है, क्या मान के चले थे और बच्चा कितना उसको कर पाया है। वो आपका क्या होगा, आपका समेटिव इवैल्यूएशन होगा। एंड में प्रोग्राम आपका खत्म हो चुका है, अभी आप सुधार करने का कोई चांस नहीं है, जैसा सीख पाया बस आपको अब इवैल्यूएट करना है और फिर कंपैरिजन करोगे जो भी मैंने आपको बताया था। फाइनल एग्जामिनेशन कह सकते हो, थ्योरी प्रैक्टिकल, है ना, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन भी आप इसे कह सकते हो, सेमेस्टर एग्जामिनेशन भी आप इसे जो है वो कह सकते हो, समेटिव इवैल्यूएशन। उसके बाद आता है गाइस डिफरेंस दोनों के बीच में। तो आई होप कि अभी तक आपको इन दोनों का मीनिंग जो है वो समझ में आ गया होगा, टाइप्स आपको क्लियर होंगे ना। मूव टू द असेसमेंट एंड एवेल्युएशन का जो है वो डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच में। तो असेसमेंट क्या होता है गाइस, असेसमेंट टेस्ट हाउ लर्निंग इज गोइंग, है ना, कैसे बच्चा सीख रहा है। असेसमेंट क्या होता है, इट इज टू रिसीव द डाटा, है ना, हम यहाँ पे डाटा कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं अबाउट अबाउट यू नो अबाउट द लर्नर, about the students from different sources in order to make important in the current performance, to make current performance level of the person। हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चे की जो लर्निंग जो है वो कैसी चल रही है, कैसे इम्प्रूव कर रहा है ना, पहले से इम्प्रूव है या नहीं है। ये सारी चीजें जो हम लोग किसमें देखते हैं, असेसमेंट के माध्यम से देखते हैं कि लर्निंग कैसी चल रही है। वेदर इवैल्यूएशन भी क्या होता है, इवैल्यूएशन टेस्ट इज व्हाट हैज बीन लर्न, क्या सीख लिया गया है, क्या सीख लिया बच्चे ने, क्या हो चुका है ना, कंपैरिजन हो रहा है। यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि लर्निंग कैसी चल रही है, कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि बच्चा कितना सीख चुका है, कितने हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं। दूसरा अंतर है गाइस, वो ये कहते हैं कि इट इज ए प्रोसेस। जैसा शुरू में ही बताया था कि असेसमेंट क्या है, इट इज ऑन गोइंग प्रोसेस, कंटिन्यूअस चलती रहती है आपकी प्रोसेस। कह रहे हैं कि ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस ओरिएंटेड है, प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, जहां पर हम सिस्टमेटिकली चीजों को कलेक्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को, फिर उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर इंटरप्रिटेट करेंगे, फिर हम जो है वो निष्कर्ष निकालेंगे कि बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। तो ये कहेंगे कि प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूअस प्रोसेस है। वेदर इवैल्यूएशन क्या है, इट इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड। प्रोडक्ट कैसे है, क्योंकि यहाँ पर हम रिजल्ट पे पहुंच रहे हैं, फाइंडिंग्स पे पहुंच रहे हैं कि बच्चा कितना सीख पाया, क्या अचीव किया है बच्चे ने। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे रिजल्ट आएगा, मार्कशीट आएगी, मार्क्स आएंगे कि इस पेपर में इतने अचीव किया है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट बोल रहे हैं। ठीक है, डायग्नोस्टिक इन नेचर असेसमेंट क्या है, तीसरा जो अंतर बता रहा है कि वो बोल रहे हैं कि असेसमेंट क्या होता है, वो असेसमेंट एक डायग्नोस्टिक होता है। इसकी नेचर, दोनों के नेचर की बात करूं तो असेसमेंट का नेचर कैसा होगा, डायग्नोस्टिक होगा, जबकि इवैल्यूएशन का नेचर कैसा है, जजमेंटल होता है, निर्णयात्मक होता है। डायग्नोस्टिक किस वे में कह सकते हो, निदान। डायग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है, निदान। इट आइडेंटिफाइज एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट, जैसा कि पहले भी डिस्कस किया है कि जब भी फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग डॉक्टर के पास जब हम लोग जाते हैं, तो हम बच्चे डॉक्टर को बताते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो जाते ही हमको ऐसा नहीं है, क्या हमारे को जाते ही दवाई दे देगा, ऑफ कोर्स नहीं देगा। क्या बोलेगा, पहले वो हमारे से पूछेगा, हमें ऑब्जर्व करेगा, पूछेगा आपको क्या प्रॉब्लम है, कल क्या खाया था, सुबह क्या खाया था, रात को क्या खाया था, है ना, और कैसा आप फील कर रहे हो। फिर ये सब जानने के बाद में फिर भी अभी उसको सेटिस्फाइड नहीं होगा, फिर वो कुछ अपने टेस्ट करेगा, आपका बीपी चेक कर सकता है, हार्ट बीट चेक कर सकता है, और बहुत सारे टेस्ट जैसे जैसी आवश्यकता होगी वैसा करेगा। फिर वो जो है वो किसी ना किसी निर्णय पे जाकर के पूछे पहुंचेगा कि इसको ये इसकी प्रॉब्लम है, ये कमी है, ये चीज आइडेंटिफाई हो रही है, बीपी है तो इतना है, शुगर है तो इतनी है, तो फिर उसके बाद वो मेडिसिन आपको रिकमेंड करेगा। सेम वे में टीचर भी क्या करता है कि जब असेसमेंट करता है तो डायग्नोस करता है। ऐसा नहीं कि आप जाते ही बस चलिए जी ये बच्चा आया और एकदम से आप उसके इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बना देंगे, नहीं बना सकते आप क्या करोगे, पहले बच्चे को जो है वो अलग अलग एरिया से अलग अलग तरीके से जो है वो चेक करोगे।
अगर मैं स्पेशल एजुकेशन की बात करूं तो आप देखते हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है स्पेशल एजुकेशन, है ना। हम लोग यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन की असेसमेंट करते हैं टूल लगा करके, स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, है ना, केस हिस्ट्री लेते हैं बच्चे की, मेडिकल असेसमेंट करते हैं, फिर जाकर के कहीं कंक्लूजन पे जो है वो पहुंचते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या वीकनेस है, और फिर जो है हम लोग बच्चे का इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो है वो डिजाइन करते हैं। फिर वो मेडिसिन दी जाती है, और वो मेडिसिन क्या है, आईपी, वो गोल, वो जो प्रोग्राम आपने तैयार किया है, ठीक है। तो वो आप इसीलिए इसको असेसमेंट को क्या बोलते हैं, डायग्नोस्टिक इन नेचर, मतलब इवैल्यूएशन क्या है, इट इज जजमेंटल इन नेचर। यहाँ पे क्या करे जा रहे हैं हम लोग, जजमेंट दे रहे हैं। टीचर क्या कर रही है, इट इज डिस्क्राइब एज एन एक्ट ऑफ पासिंग जजमेंट बेस्ड ऑन एविडेंस। ये एविडेंस क्या है ना, टीचर के पास में प्रूफ है, कोई फाइनल रिव्यू करेगी टीचर, जहाँ टीचर के हाथ में कुछ एविडेंस है, कुछ प्रूफ है, कुछ सबूत है, जो वो एग्जाम लिए हैं, उसने रिटन टेस्ट लिए हैं, ओरल टेस्ट लिया है, उन एविडेंसेस के बेस पर वो आपकी एकेडमिक जो अचीवमेंट है उसको जज करती है, और फिर वो आपको मूल्यांकन, मूल्य करेगी, अंक प्रदान करेगी, ओवरऑल स्कोर्स तक पहुंचती है, और वो फिर जजमेंट करती है कि ये जो बच्चे के ये जो पेपर्स हैं, ये जो एग्जामिनेशन उसने दिया है, इसके बेसिस पे क्या हमें इसी क्लास में रखने की जरूरत है, या फिर इसे हम जो है अगली क्लास में प्रमोट कर सकते हैं। और कई बार बीच का रास्ता होता है कि नहीं, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में खराब परफॉर्मेंस करी है, बाकी तो बढ़िया करा है इसने, ठीक करा है, तो एक सब्जेक्ट में हम लोग फिर क्या करते हैं, कंपार्टमेंट का ऑप्शन दे देते हैं कि आप जो है उसको एडिशनल दे करके आप उसको फिर से कि एक बार एक चांस हम आपको, और एक और आपको चांस दिया जा रहा है, आप करिए, और फिर आपको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाएगा। तो ये जो जजमेंट है, वेदर टू प्रमोट प्रमोट और वेदर उसी क्लास में रखना है या कंपार्टमेंट के थ्रू उसको एक और चांस देना है, तो ये सब क्या है, ये टीचर किस बेसिस पे करी है, जो टीचर ने आपके टीचर के पास जो आपके क्या है, प्रूफ है, टीचर के पास जो एविडेंस है आपके एग्जामिनेशन के रूप में, उसके बेसिस पे वो जजमेंट करती है, स्कोरिंग करती है, इसीलिए इसको प्रोडक्ट ओरिएंटेड बोला जा रहा है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस ओरिएंटेड। प्रोसेस है सारी की सारी असेसमेंट। क्लियर है तीनों के तीनों टॉपिक। Now move to the next, conduct during the learning process। असेसमेंट जो है वो लर्निंग प्रोसेस के ड्यूरिंग में जो है वो आपकी जो है वो करी जाती है, जनरली स्टार्टिंग में की जाती है, जबकि इवैल्यूएशन जो है इट हेल्ड एट द एंड ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, ये एंड में किया जाएगा, ठीक है। और एक चीज और इम्पोर्टेंट मैं यहाँ जान आपको बताना चाहूंगी, एक समय गाइस ऐसा आता है कि जो आपका इवैल्यूएशन होता है वो नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए असेसमेंट बन जाता है। ये मैं कई बार डिस्कस करते हुए बताती हूँ किस प्रकार से, कि आपने बच्चे को सपोज थर्ड क्लास का इवैल्यूएशन हुआ, और अब आपने उसको फोर्थ क्लास में आपने प्रमोट कर दिया, तो जो थर्ड क्लास का जो इवैल्यूएशन था, जो बच्चे का परफॉर्मेंस लेवल था, ऑफ कोर्स वो फोर्थ क्लास के लिए क्या बन गया, असेसमेंट बन गया, बच्चे का वर्तमान स्तर बन गया। अब जब फोर्थ क्लास में बच्चा पास आउट होकर के मतलब जो भी पढ़ाई करेगा, फिर वो सेकंड नेक्स्ट फिफ्थ में जाएगा, तो जो फोर्थ क्लास का इवैल्यूएशन होएगा वो फिफ्थ क्लास के लिए असेसमेंट बन जाएगा। क्लियर, ये चीज आपको। तो ये इवैल्यूएशन जो है वो एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम होता है, और असेसमेंट जो है वो स्टार्टिंग में और ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस जो है वो होता है। दिस वाज द फोर्थ डिफरेंस। नाउ फिफ्थ इज द आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द लर्नर। असेसमेंट क्या करती है, असेस करती है आपकी लर्नर की स्ट्रेंथ और वीकनेस को, डज एंड डज नॉट, क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। जो कर सकता है उसको आपको मेंटेन करना है, और जो जो नहीं कर सकता है उसको आपको आपको वो आपके पके पकाए गोल है, वो आपके पके पकाए जो है वो क्या है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है, वहीं से ही आपको टास्क मिलेगी, ये चीजें हमको सिखानी है, सिंपल। और इवैल्यूएशन क्या करता है, जजेस द क्वालिटी, जो बच्चे की वो क्वालिटी को इम्प्रूव करने की बात कर रहा है, असेसमेंट कहाँ कहाँ पे इम्प्रूव करने की जरूरत है उन एरियाज को फाइंड आउट करता है, जबकि इवैल्यूएशन उस क्वालिटी को जज करता है कि ये जो गुण है ये किस लेवल पे है, क्या स्कोर इस इन गुणों को मिलना चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि अभी आपको ये पिक्चर में मैंने आपको बताया था, है ना, ये देखिए, ये क्या स्कोर मिलना चाहिए, कि आउटस्टैंडिंग है, ये जो इवैल्यूएशन है, एक्सीलेंट है, वेरी गुड है, एवरेज है, या फिर वो बिलो एवरेज है। ये आप कब कर पाओगे, जब आप प्रॉपर वे में इवैल्यूएशन करोगे। तो जज करते हैं। फिर नेक्स्ट है, हेल्प स्टूडेंट टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। असेसमेंट जो है वो एक दूसरे से सीखने में मदद करता है ना, कि इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, ये इस तरह से कर रहा है, ये इसकी स्ट्रेंथ है, ये मैं इससे सीख लेता हूँ, ये चीज मुझे आती है, अब मैं ये आपको सिखा दूंगा। तो ये एक दूसरे को मदद करता है असेसमेंट जो। लेकिन इवैल्यूएशन क्या कर रहा है, ये compete करने में मदद करता है ना। आपके इतने फाइनल एग्जाम में हम लोग क्या करते हैं, किसी को नहीं बताते हैं भाई,
क्यों? क्योंकि आपको अपने मार्क्स मिलने वाले हैं और मुझे अपने मारने, तो यहाँ पे कंपटीशन की फीलिंग जो है वो आ जाती है बच्चों में। तो मेक स्टूडेंट टू compete विद ईच अदर, एक दूसरे से compete करना की जो है वो फीलिंग जो है वो यहाँ पर इवेल्युएशन में रहती है। नेक्स्ट इज असेसमेंट इज क्वालिटेटिव, असेसमेंट कैसा होता है? गुणात्मक होता है, जबकि इवैल्यूएशन कैसा होता है गाइस? मात्रात्मक होता है। अंक, नाम से ही समझ में आ रहा है, मूल्यांकन, अंक दिए जा रहे हैं तो मात्रा है, लेकिन यहाँ पे हम चीजों को क्या कर रहे हैं? एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है, इस वे में इंप्रूव होगा एंड ऑल। इसलिए असेसमेंट इज क्वालिटेटिव एंड इवैल्यूएशन इज क्वांटिटेटिव। एंड द लास्ट इज असेसमेंट इज टू इंक्रीज क्वालिटी, असेसमेंट क्या होता है? क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए होता है, ठीक है। लेकिन इवैल्यूएशन क्या है? क्वालिटी को जज करने के लिए होता है कि बच्चे की जो क्वालिटी है वो क्या है, आप उसको कितने रैंक देंगे, क्या नंबर देंगे, क्या स्कोरिंग देंगे। तो गाइस ये कुछ बेसिक डिफरेंस थी असेसमेंट और इवैल्यूएशन के बीच में। आई होप कि ये क्लियर होंगे, मीनिंग क्लियर होगा, टाइप्स आपको समझ में आ गए होंगे। नाउ हम लोग लास्ट सेशन के एंड पर हैं, जहाँ पे हम निष्कर्ष निकालना चाह रहे हैं कि इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट आर बोथ यूज्ड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल, बट दीज टर्म्स आर यूज्ड इन अ कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। जनरली हम लोग देखते हैं कि ओवरलैप करते हैं ना, कंफ्यूज करने वाले दोनों ही कंसेप्ट हैं गाइस। यहाँ पर मूल्यांकन और मूल्यांकन लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मूल्यांकन और आंकलिंग है, ठीक है। तो दोनों का प्रयोग जो है हम बच्चे की परफॉर्मेंस को रिव्यू करने के लिए करते हैं, दोनों ही कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के हैं। अभी तक हमने डिफरेंस के द्वारा आप ये चीज समझ गए होंगे। द असेसमेंट इज डन टू प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, असेसमेंट जनरली फीडबैक देने के लिए होता है, वो भी कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक रूप से, एंड टू मोटिवेट बिहाइंड असेसमेंट टू इम्प्रूव, वेयर एज इवैल्यूएशन इज डन टू जज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू पास जजमेंट, वो एबिलिटी को जज करने के लिए होता है, जबकि वो इम्प्रूव करने के लिए होता है। तो गाइस ये था आज का सेशन असेसमेंट और इवैल्यूएशन के ऊपर। हमने इन दोनों के मीनिंग और टाइप्स और डिफरेंसेस के बारे में डिटेल में जानने का प्रयास किया। होपफुली ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि आप गाइस कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपको चीज समझ में ना आई हो, तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका आंसर वहां पर जरूर मिलेगा। और यदि आपका कोई और टॉपिक हो जिन पे आप डिस्कशन चाहते हैं अपकमिंग सेशन में, तो आप प्लीज उसे भी कमेंट कीजिए। और थैंक यू सो मच गाइस। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए गाइस, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके एग्जामिनेशन टाइम पर। एंड थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।